हम लोग बात करते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन किसी ने दरवाज़ा को खटखटाया, अब मुझे नहीं पता वो कौन है। मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, यहाँ पर सभी लिखे हुए हैं, लेकिन ये फार्मूला याद रखना, इससे आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। हे, अब इधर इस गुड कौन सा अच्छा है, उसका नाम बोला क्या नहीं। सम आर बोर्न, कुछ पैदा ही आलसी होते हैं। किसी का नाम लिया क्या मैंने? नहीं नाम लिया। तो जब नाम नहीं लिया तो समझ जाना ये कौन सा टर्म है भैया, इंडेफिनेट टर्म सम का यूज़ किया जा रहा है। सम ये सारे एडजेक्टिव भी बन सकते हैं, वो एडजेक्टिव भी उसमें देखेंगे। अभी यहाँ एडजेक्टिव को घुसाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी हम प्रोनाउन की चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन पे फोकस करेंगे, राइट। फिर मैंने बोला सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते हैं, कुछ पैदा ही महान होते हैं। क्या बोला मैंने? ऑल दिखाता है मेनी आउट ऑफ मेनी, कई में से कई को दिखाता है, बहुत सारों में तो बहुत सारों को दिखाता है, प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन नन के साथ दो केस होते हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, और तो नन का यूज दो लड़कों के लिए नहीं होता। नीदर के साथ कभी भी नॉट नहीं आता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोस्तों जब भी आएगा ना सेंटेंस के अंदर, तो ये कमी किसकी पूरी करेगा? ऑब्जेक्ट की कमी पूरी करेगा। चलिए गाइस, अब बात करते हैं अपन इंडेफिनेट प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, राइट। अब हम लोग बात करते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को किस तरीके से यूज़ करना है और इनके ऊपर बेस्ड किस तरीके से गलती आती है, हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे, राइट। वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन की। इंडेफिनेट प्रोनाउन एकमात्र ऐसा प्रोनाउन है पूरे प्रोनाउन के चैप्टर में, ये किसी व्यक्ति वस्तु इंसान को डिनोट नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला राम आएगा, तो राम तो तुम्हारे सामने है, आप उसको देख सकते हो, छू सकते हो, वो डेफिनेट है। मैं आऊँगा, मैं आपके सामने हूँ, आप मुझे देख सकते हो, छू सकते हो, मैं डेफिनेट हूँ। लेकिन किसी ने दरवाज़ा को खटखटाया, अब मुझे नहीं पता वो कौन है। क्या मैं बोलूँगा राम दरवाजे पे? मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ राम दरवाजे पे? अगर मैंने राम बोला तो कहीं ना कहीं वो डेफिनेट है। मैंने कहा मोहन दरवाजे पर है, तो मोहन डेफिनेट है, लेकिन कोई तो है दरवाजे पर। जब तक मुझे उसका नाम नहीं पता, तो मैं वहाँ पर कौन सा यूज़ करूँगा? इंडेफिनेट प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन यूज़ करूँगा? इंडेफिनेट प्रोनाउन। ये किसी व्यक्ति वस्तु को डिनोट नहीं करते, राइट। और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये बांटने की बात करते हैं, मतलब इस तरीके से बांटने वाले क्रम में हम लोग इनका यूज़ करते हैं। जैसे सभी को दिया गया, ईच ऑफ दैम, एवरी वन ऑफ दैम, ये बंटवारे के तौर पे काम करते हैं, मतलब एक एक करके बात करते हैं, इंडिविजुअली बात करते हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस तो वन बाय वन इनको टैकल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। नाम से ही पता चल रहा है विच इज़ नॉट एक्चुअली डेफिनेट, जो डेफिनेट ना हो उसी को हम लोग बोलते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब इंडेफिनेट प्रोनाउन कितने होते हैं, मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, यहाँ पर सभी लिखे हुए हैं, लेकिन ये फार्मूला याद रखना, इससे आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। सेन और बॉट, सेन और बॉट, एस फॉर सम, ए फॉर एनी, एन फॉर नन और ई फॉर एवरी, राइट। दूसरा है बी फॉर बडी, ओ फॉर वन और टी फॉर थिंग। अब इनको थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके पास कितने इंडेफिनेट प्रोनाउन निकल के आते हैं। सम को अगर मैं बडी से मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? समबडी। एनी को अगर मैं बडी से मिलाऊंगा दैट इज़ एक्चुअली एनीबडी, ठीक है ना। पहले हम लोग सम के देख लेते कितने बन रहे। समबडी, सम को वन से मिलाओगे तो समवन, और सम को थिंग से मिलाओगे समथिंग। एनी को अगर बडी से मिलाओगे एनीबडी, एनी को अगर वन से मिलाओगे तो एनी वन अगेन, और एनी को अगर थिंग से मिलाओगे तो एनीथिंग। नन को अगर बडी से मिलाओगे तो नन बडी भी बोला जा सकता है, नो बडी बोल सकते हो, दैट वुड बी बेटर। नो बडी ज़्यादा है प्रचलित, है ना, प्रचलित ज़्यादा है, नन बडी बहुत बोला नहीं जाता ज़्यादा, राइट। और नथिंग, एवरी को बडी से मिलाओ एवरीबडी, एवरीवन और एवरीथिंग, ये निकल के आया आपके पास टोटल, राइट। समबडी, समवन, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, इतने आपके हो गए, राइट। अब ये क्या सर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु को नहीं बताते, ये क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु को नहीं बताते। अब यहाँ पर देखो, ये जितने भी बडी और वन वाले दिख रहे हैं ना आपको, बडी और वन वाले, ये हम लोग इंसानों के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं? ये ह्यूमन बींग के लिए लगाते हैं। समबडी और समवन, एनीबडी और एनीवन, नोबडी और नो वन, सिर्फ ह्यूमन बींग के लिए लगाएंगे, राइट। मैंने बोला दरवाजे पर कोई अगर कोई इंसान होगा तो समवन इज़ एक्चुअली एट द डोर। समवन की जगह आप समबडी भी लगा सकते हो, समबडी की जगह समवन भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे की जगह इनका यूज़ किया जा सकता है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है दोस्तों, राइट। समबडी की जगह समवन यूज़ करो, नो प्रॉब्लम। एनीबडी की जगह एनीवन यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। नोबडी की जगह नो वन यूज़ करो, कोई समस्या नहीं है, एक दूसरे की जगह यूज़ किया जा सकता है। अब जितने भी आप जो देख रहे हो ना थिंग वाले,
एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, इसकी जगह आप ये लगाओ। ये दिखाते आइडिया या वस्तु को दिखाते हैं। मैंने बोला तुम्हारे दिमाग में कुछ है तो कोई ना कोई आइडिया होगा। समथिंग इज़ इन योर माइंड, तुम्हारे पॉकेट में कुछ है, समथिंग इज एक्चुअली इज़ इन योर पॉकेट, ठीक है ना। तुम्हारे जेब में कुछ है, समथिंग इज़ इन योर पॉकेट। तुम्हारे मोबाइल में कुछ है, समथिंग इज़ इन योर मोबाइल। कुछ तो होगा, कोई वस्तु होगी, कोई विचार होगा, कोई आइडिया होगा, कुछ तो होगा। तो जब भी विचार और वस्तु की बात हो तो समथिंग का यूज़ करते हैं। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, नथिंग मतलब कुछ नहीं, एनीथिंग मतलब कुछ भी। क्या लेना चाहो, वुड यू लाइक टू टेक, टी और कॉफ़ी, एनीथिंग वुड डू फाइन, कुछ भी चलेगा भाई, कुछ भी दे दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये विचार वस्तु के लिए लगाते हैं। और जितने बड़ी और वन वाले दिख रहे हैं ना, ये इंसान के लिए लगाते हैं हम लोग, राइट। और ये सब मिलके किसी विशेष व्यक्ति वस्तु को डिनोट नहीं करते। ये तो हो गए हमारे कॉमन, कुछ हो गए इंडेफिनेट प्रोनाउन, लेकिन इनको भी इंडेफिनेट प्रोनाउन बोला जाता है। ऑल, मैंने पूछा आप कैसे हो, आपने बोला ठीक हूँ। पापा कैसे है, बोला ठीक हूँ। मम्मी कैसी है, ठीक है। भाई कैसा है, ठीक है। अब इतना सब बोलने के बजाय मैं एक ही शब्द बोल दूँ ना, ऑल इज़ वेल। सबको मैंने एक ही ग्रुप में बोल दिया, राइट। तो ऑल क्या दिखा रहा है, किसी पर्टिकुलर पापा को नहीं दिखा रहा, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं दिखा रहा, पर्टिकुलर आपको नहीं दिखा रहा, अपनी मम्मी को नहीं दिखा रहा है, ये सबको दिखा रहा है। तो इंडेफिनेट टर्म है। कौन सी टर्म है, इंडेफिनेट। ऑल आर कमिंग, सभी आ रहे हैं। अब किस किस का नाम लूँ, अगर नाम लूँगा तो डेफिनेट बन जाएंगे। राज आ रहा, श्याम आ रहा, मोहन आ रहे, डेफिनेट है। लेकिन ऑल आर कमिंग, सभी आ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लिया मैंने। तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, ये भी इंडेफिनेट प्रोनाउन में चला जाएगा। नीदर, नीदर का प्रयोग भी इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होता है। आपने बचपन से पढ़ा होगा, नीदर नोर कंजंक्शन के तौर पे पढ़ा होगा, प्रोनाउन के तौर पे पढ़ा होगा। लेकिन नीदर यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पे पढ़ा होगा, लेकिन नीदर यहाँ पर क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मैंने बोला नीदर इज़ गुड, दोनों में से एक भी अच्छा नहीं है। अब मैंने कहाँ बताया कि भाई ये वाला अच्छा नहीं है, ये वो वाला अच्छा नहीं है। मान लो लड़की को लड़के देखने आए, लड़की को लड़का देखने आए, नोट लड़के देखने आए, लड़की को लड़का देखने आया, ठीक है ना। अब लड़कियाँ दो हैं, लड़के को बोल दिया भाई तुमको जो पसंद आए देख लो, दो बच्ची है हमारी। अब लड़के ने दोनों लड़कियों को देखा और बाहर निकल गया और बोला भैया नीदर इज़ गुड, दोनों ही नहीं अच्छी है। अब उसने एक पर्टिकुलर किसी का नाम लिया, क्या, एक का नाम सुनीता, एक का नाम मोहिनी, किसी का नाम नहीं लिया, राइट। तो दोनों ही अच्छे नहीं, मतलब इंडेफिनेट टर्म। इधर इज़ गुड, दोनों में से एक अच्छा है। अब इधर इज़ गुड कौन सा अच्छा है, उसका नाम बोला क्या, नहीं, तो ये इंडेफिनेट टर्म है। तो ये प्रोनाउन इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ हो जाते हैं। इनको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे भी देखोगे, जैसे बंटवारे के सेंस में जब यूज़ होंगे ना, तो ये नीदर, नोर, नीदर, इधर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ होंगे। ऑल भी, नन वॉज देयर, कोई नहीं था, किसी का नाम लिया क्या, नहीं, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। सम आर बोर्न लेजी, कुछ पैदा ही आलसी होते हैं, किसी को नाम लिया क्या, कौन पैदा आलसी होता है, सभी, ठीक है ना। सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ पैदा ही महान होते हैं, किसी का नाम लिया क्या, नहीं। तो यहाँ पर ये शब्द भी इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे ही यूज़ होते हैं मेरे भाई, राइट। वन भी आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, हर किसी को अपना काम करना चाहिए। बोला क्या, राम को करना चाहिए अपना काम, श्याम को करना चाहिए। अगर उनका नाम लूँगा तो वो डेफिनेट हो जाएंगे, लेकिन जब तक नाम नहीं लिया तो सबके सब क्या हो जाएंगे, इंडेफिनेट प्रोनाउन। ये किसी व्यक्ति विशेष वस्तु को डिनोट नहीं करते। डायरेक्ट तो डिनोट का मतलब ये होता है, ये इंसान के लिए तो लगाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर नहीं बताते, पॉइंट नहीं करते, स्पेसिफिक नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिक नहीं बनाते। पॉइंट क्लियर हुआ कि भैया इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या करता है, ये सेंटेंस के अंदर किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल या किसी भी वस्तु, व्यक्ति को नहीं बताते। ये सारे भी इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे आएंगे। ऑल आर कमिंग, पता नहीं कौन कौन आ रहे, इंडेफिनेट टर्म है भैया, राइट। लेकिन यही शब्द एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, ये कहीं कहीं एडवर्ब भी बन जाते हैं, वो तो बात की बात होगी। लेकिन अभी हम लोग इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं। चलो कुछ सेंटेंसेस से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला somebody is at the gate, कोई दरवाजे पर है, उसका नाम बोला क्या मैंने, राम दरवाजे पर। राम बोलूँगा तो सीधा डेफिनेट हो जाएगा, मैं दरवाजे पे हूँ, डेफिनेट हो जाऊँगा। लेकिन मैं बोला somebody is at the gate, कोई होगा भैया, पता नहीं, कोई तो होगा, गाय, बैल, जानवर, कुछ तो होगा, ठीक है ना। जब तक मुझे नहीं पता होगा तो मैं क्या लगाऊंगा, ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। somebody is at the gate, कोई तो होगा दरवाजे पर, तो मैं क्या लगाऊं, कोई इंसान के लिए somebody, उसका जगह आप someone भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत, राइट। someone is at the gate, कोई तो है दरवाजे पर। everyone was absent, हर कोई एबसेंट था, पता नहीं राम था, श्याम था, सभी एबसेंट थे। everyone मतलब सभी एबसेंट थे। everybody was absent, हर कोई एबसेंट था।
एवरीवन की जगह एवरीबडी लगाओ। नोबडी वॉज देयर, कोई नहीं था वहाँ पे। भाई सुबह जाओ तुमको बहुत सारे लोग मिलेंगे। नोबडी वॉज देयर, कोई नहीं था वहाँ पर। नो वन वॉज देयर, वहाँ पर कोई नहीं था। आप इसके लिए एनीबडी की जगह एनीवन लगा सकते हो। मैंने बोला एनीबडी कैन डांस, कोई हर कोई डांस कर सकता है। एनीबडी मतलब हर कोई, एनीबडी मतलब हर कोई डांस कर सकता है। एनीबडी कैन डांस, मैंने बोला राम कर सकता, श्याम कर सकता, हर कोई, कोई भी, ठीक है ना। एनीवन कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है। तो ये किसी विशेष व्यक्ति वस्तु इसको स्पेसिफिक नहीं बनाते हैं, ये सबके लिए यूज़ हो जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर नहीं बताते। अब देखो थिंग के केस में नथिंग इज़ देयर, कुछ नहीं है वहाँ पर। क्या बोला मैंने, बैग है, बुक है, किताब है। अगर मैंने बोला बैग है वहाँ पर, जैसे बैग इज़ ऑन द टेबल, देयर इज़ मोबाइल ऑन द टेबल, तो ये डेफिनेट टर्म हो जाएगा। मोबाइल बोल तो दिया मैंने, लेकिन नथिंग इज़ ऑन द टेबल, टेबल पे कुछ नहीं है। नथिंग इज़ इन माई बैग, मेरे बैग में कुछ नहीं है। नथिंग इज़ इन माई माइंड, मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। नथिंग इज़ बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे कुछ नहीं है, ठीक है ना। समथिंग इज़ इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में कुछ है, मुझे पता है क्या है, पता होगा तो वो डेफिनेट हो जाएगा। विचार है, आइडिया, तो वो डेफिनेट हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं पता हो तो इन प्रोनाउन का यूज़ करते हैं हम लोग। समथिंग इज़ देयर, कुछ तो है वहाँ पर यार, नाम नहीं पता, कोई गाय भैंस जानवर कुछ तो होगा, नाम बोल दूंगा गाय है तो वो डेफिनेट हो जाएगी, ठीक है। फिर बच्चा है आपका एनीथिंग। एनीथिंग कैन बी डन, कुछ भी किया जा सकता है। बोला मैंने कि क्रिकेट खेला जा सकता है, पढ़ाई की जा सकती है, वीडियो बनाया जा सकता है, कुछ बोला क्या, वो डेफिनेट टर्म, कुछ भी किया जा सकता है। एनीथिंग कैन बी सेड, कुछ भी कहा जा सकता है। कुछ भी मतलब क्या, गाली देने की बात कर रहे हो क्या, किसी के पैर खींचने की बात कर रहे हो क्या, एग्जाम पास करने की बात कर रहे हो क्या, कुछ भी कहा जा सकता है। बोथ आर रेडी टू, ये वाले में एनीथिंग कैन बी सेड, कुछ भी कहा जा सकता है क्या, ठीक है ना। बोथ आर रेडी टू गेट मैरिज, दोनों शादी करने के लिए तैयार। क्या बोला मैंने, राम और श्याम करने के लिए तैयार है। जब तक मैं उनका नाम नहीं लूँगा वो इनडेफिनेट रहेंगे, जैसे नाम लिया वो डेफिनेट हो जाएंगे। बोथ आर कमिंग, दोनों आ रहे हैं। अब कौन दोनों आ रहे हैं, राम श्याम, किसी का नाम लिया क्या, नहीं। तो ये सारे के सारे क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। और मज़े की बात क्या है पता है, ये इन दोनों को छोड़ दे, अलग कर दें हम लोग, इन दोनों को क्या कर दें, अलग कर दें। ये बोथ, इनको अलग कर दें। ये जितने भी है, सुनो भैया, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मज़े की बात यह है कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, मज़े की बात है कि सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। और वर्ब भी कैसे लेंगे, सिंगुलर। आपको हिंदी से मत रटना भैया, है ना, हिंदी से मत रटना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इन सभी के साथ ये यहाँ तक एवरीथिंग तक, इनके साथ मज़े की बात है, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो, इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, हमेशा सिंगुलर आएगी। क्या आएगी भैया, हमेशा सिंगुलर आएगी। समबडी कोई है, कोई होगा। समवन कोई है, एंड समथिंग कुछ है। एनीबडी कोई है, एनीवन कुछ है। एनीथिंग कुछ है। नोबडी कोई नहीं है, जीरो है। नो वन कोई नहीं है, नथिंग है, कुछ नहीं है। एवरीबडी दिख जरूर रहा है, एवरीबडी दिख जरूर रहा है कि वो प्लूरल, लेकिन वो इंडिविजुअली बात कर रहा है। एवरीबडी मतलब हर कोई, एक एक करके हर कोई कर सकता है। एवरीवन भी इंडिविजुअली बात करता है, एक एक करके। तो ये सारे के सारे सिंगुलर होता है, लेकिन ये प्लूरल होता है भैया। ये एक को दिखाता है, सॉरी जीरो को दिखाता है, दो में से आगे बताऊं कैसे। ये एक को दिखाता है, दो में से एक को दिखाता है। नन दिखाता है जीरो को, बहुत सारों में से, मैनी में से जीरो को दिखाता है। सम दिखाता है मैनी आउट ऑफ मैनी, कई में से कई को दिखाता है। वन दिखाता है, ये सिंगुलर टर्म में जाता है। कौन से टर्म में जाता है, सिंगुलर टर्म में जाता है। वन डज दिस वर्क, वन डज दिस वर्क, हर किसी को यह काम, हर कोई यह काम करता है। वन डज दिस वर्क, हर कोई यह काम करता है, ये सिंगुलर टर्म में चले जाएगा। लेकिन ये देख रहे हो ना आप, इनको मैं और आगे अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा, लेकिन इनका विशेष तौर पे ध्यान रखना कि ये सबके सब क्या होते हैं भैया, सिंगुलर होते हैं। जैसे मैंने इधर नीचे लगाया बोथ, बोथ क्या होता है, प्लूरल होता है। हालांकि मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है, यहाँ पर ये बोथ भी क्या, कौन से उसमें चले जाएगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन। बोथ आर कमिंग, दोनों आ रहे हैं, बोथ नहीं लिखा है शायद, है ना। तो बोथ तो दो में से दो को दिखाता है। बोथ किसमें, दो में से दो को दिखाता है, तो ये तो प्लूरल होगा। और वर्ब भी क्या आएगी इसके साथ, प्लूरल आएगी। तो बोथ आर कमिंग, बोथ आर रेडी। आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल। देखो यहाँ पर ऑल क्या दिखाता है, ऑल दिखाता है बेटा मैनी आउट ऑफ मैनी, बहुत सारों में से बहुत सारों को दिखाता है। तो ऑल के साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, प्लूरल वर्ब भी आती है। नाउन के ऊपर है। ऑल द वाटर, पानी की बात करूँ तो सिंगुलर इनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, लेकिन काउंटेबल आएगा तो वो प्लूरल रहेगा। जैसा मैंने कहा ऑल आर कमिंग, सभी आ रहे हैं, तो सभी आ रहे हैं, किसी का नाम बोला क्या, नहीं। तो ऑल यहाँ पर इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पर काम कर रहा है। ऑल आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हो जाता है, तो आगे देखेंगे। ऑल इज वेल, सभी ठीक है भैया, सभी ठीक है, सभी ठीक है, सभी ठीक है। क्या बोला, पापा है ठीक है,
मम्मी ठीक है तो ये डेफिनेट चला जाएगा, फादर इज़ ओके, फादर इज़ फाइन, वो डेफिनेट टर्म। लेकिन ऑल इज़ वेल, ऑल हैव डन दिस, सभी ने ये किया है, सभी ने किया, किस किस ने किया, कैसे कोई नाम नहीं है, तो ये होते हैं आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन। सम आर बॉर्न लेजी, कुछ पैदा ही आलसी होते हैं। किसी का नाम लिया क्या मैंने? नहीं नाम लिया। तो जब नाम नहीं लिया तो समझ जाना ये कौन सा टर्म है भैया, इनडेफिनेट टर्म है, सम का यूज़ किया रहा। सम ये सारे एडजेक्टिव भी बन सकते हैं, वो एडजेक्टिव को उसमें देखेंगे, अभी यहाँ एडजेक्टिव को घुसाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी हम प्रोनाउन की चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन पे फोकस करेंगे, राइट। फिर मैंने बोला सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते, कुछ पैदा ही महान होते हैं। क्या बोला मैंने कि राम पैदा ही महान हुए? बोला राम मतलब कि व्यक्ति का नाम, राम पैदा महान हुआ, श्याम पैदा महान हुआ, ऐसा किसी का नाम बोला क्या? नहीं, कुछ। अब वो कुछ मतलब इनडेफिनेट टर्म है। नन वॉज देयर, कोई नहीं था वहाँ। मैंने बोला ना सुबह जल्दी उठो और जाओ जरा गार्डन, अपने ग्राउंड पे जाओ जरा जॉगिंग करने, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, कोई नहीं मिला। तो क्या बोला? नन वॉज देयर। जो आपने बोला था उनमें से कोई नहीं मिला, बाकी था। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों टर्म में यूज़ हो जाता है, अभी आगे बताऊँ कैसे। नन हैज़ डन दिस, लेकिन इसको पहली प्रायोरिटी देना सिंगुलर के। नन वॉज देयर, कोई नहीं था वहाँ पर। नन हैज़ डन दिस, किसी ने यह नहीं किया। तो ये कौन सा टर्म है भैया? इनडेफिनेट प्रोनाउन, मतलब ये किसी व्यक्ति विशेष वस्तु को नहीं बता रहे। अब देखो नीदर क्या दिखाता है? नीदर दिखाता है जीरो, दिखाता है दो में से जीरो को दिखाता है। दो में से किसको दिखाता है? जीरो को दिखाता है। जीरो को दिखाता कोई नहीं, सिंगुलर। सिंगुलर मतलब जीरो, मतलब एक प्रकार से सिंगुलर कंटेक्स्ट में यूज़ होता है। नीदर इज, इसके साथ भी वर्ब कौन सी आती है? इज आती है। नीदर इज गुड ड्रेस, दोनों में से एक ड्रेस भी अच्छी नहीं। कौन सी ड्रेस? लाल, रेड, किसी का नाम लिया? नहीं। नीदर हैज़ अ पेन, किसी के पास भी पेन नहीं है, दोनों में से किसी के पास भी पेन नहीं है। ईदर इज़ अ गुड बॉय, दोनों में से एक लड़का अच्छा है, किसी का नाम लिया क्या? नहीं लिया। तो ये होते हैं दोस्तों इनडेफिनेट प्रोनाउन। ईदर इज़ अ रेडी टू डू दिस, दोनों में से एक है तैयार, मतलब दोनों में से एक है तैयार है इसको करने के लिए। अब किसका नाम लिया क्या? नहीं लिया। तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से एरर आती है, इंडेफिनेट प्रोनाउन से तो ना के बराबर देखी जाती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से एरर आती है। देखो कैसे। डिस्ट्रीब्यूट शब्द से पता चल रहा है कि बांटने का काम करता है। जब बांटने का काम करेगा तो एक एक करके करेगा। भाई मैं सबको अगर बांट रहा हूँ तो एक एक करके बांट रहा हूँ। बांटना मतलब अलग अलग तरीके से, डिस्ट्रीब्यूट इंडिविजुअली। तो जब इंडिविजुअली दिखाना है, अलग अलग करके दिखाना है, बांटने के तौर पे यूज़ करना है, तो जो प्रोनाउन बांटने के तौर पे यूज़ होते हैं उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोला जाता है, राइट। अब इनमें भी बहुत सारे प्रोनाउन आते हैं। आपका ईच आता है, ईच भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। ईच आपका ये भी होता है भाई, मैंने बोला ईच इज़ रेडी टू डू, प्रत्येक करने को तैयार है, प्रत्येक करने को तैयार है। ईच आपका प्रोनाउन भी हो जाएगा। ईच दिखाता है एक एक करके। अब ये भी तो है प्रत्येक करने को तैयार, किसकी बात कर रहा है? कोई नाम नहीं बोला मैंने, तो ये भी इंडेफिनेट के तौर पे चला जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं ईच की। ईच क्या करता है? एम्फसाइज करता है इंडिविजुअली पर्सन और थिंग को। एक एक करके पर्सन और थिंग को क्या करता है? एम्फसाइज करता है। मैंने बोला ईच ऑफ यू, तुम में से प्रत्येक, तुम में से प्रत्येक को किताब दी जाएगी। ईच ऑफ यू वॉज गिवन अ बुक, तुम में से प्रत्येक को किताब दिया है। अभी बांटने की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव टर्म में बात कर रहा हूँ, बांटने की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव टर्म में बात कर रहा हूँ, बांटने की बात कर रहा हूँ, राइट। तो ईच का इस्तेमाल हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे करते हैं। इंडेफिनेट भी होता है। इंडेफिनेट कब होगा? जब किसी का नाम नहीं बोलूंगा मैं। ऑल क्या दिखाता है? अब ईच क्या दिखाता है भैया? ईच एक एक करके दिखाता है, एक एक करके दिखाता है, जिसका मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक या हर एक, है ना, हर एक, प्रत्येक या हर एक। ऑल का मतलब होता है सभी। ऑल का मतलब क्या होता है? सभी, पूरे, सारे, सभी। ऑल दिखाता है मेनी आउट ऑफ मेनी, कई में से कई को दिखाता है, बहुत सारों में तो बहुत सारों को दिखाता है। यूँ कहें कि अगर 100 है तो 100 आउट ऑफ 100 को दिखाएगा भैया ये। ईदर जो होता है ना, दो में से एक को दिखाता है। जब दो में से एक को दिखाएगा तो वर्ब कौन से आएगी? सिंगुलर आएगी, राइट। नीदर जो होता है ना, दो में से किसको दिखाता है? जीरो को दिखाता है। जब जीरो को दिखाता है तो उसको क्या माना जाता है? जीरो को माना जाता है सिंगुलर। सिंगुलर माना जाता है मतलब कोई नहीं, मतलब जीरो, मतलब सिंगुलर के तौर पे काम करता है, राइट। नीदर मतलब दोनों ही नहीं अच्छे नहीं है। नीदर इज़ अ गुड। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे जब भी यूज़ होंगे तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा लास्ट टाइम, पहले इनको समझ लेते। ईदर दिखाता है दो में से एक को, नीदर दिखाता है दो में से जीरो को। दो में से जीरो को मतलब कोई नहीं मतलब तो सिंगुलर टर्म में यूज़ हो। सिंगुलर मतलब सिंगुलर थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा, सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा अपने आप में, राइट। तो इनके साथ कौन सी वर्ब आ जाएगी? दोनों के साथ, इनके साथ आएगी हमेशा सिंगुलर वर्ब आती। कैसा भी यूज़ हो इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर। और इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी भैया?
प्लूरल वर्ब आएगी ऑल के साथ। इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी? इसके साथ ईच के साथ हमेशा कहीं भी यूज़ हो, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब? सिंगुलर वर्ब। एनी का यूज़ होता है भैया जब आपको बहुत सारों में से एक को दिखाना है। जब बहुत सारों में से एक को दिखाना है तो आप वहाँ पर किसका यूज़ करोगे? एनी का यूज़ करोगे। पॉइंट क्लियर हुआ? जब बहुत सारों में से आपको सिंगल आउट करना है, आउट ऑफ करना है, तो आप वहाँ पे किसका यूज़ करोगे? आप एनी का यूज़ करोगे, राइट। एनी दिखाता है एक्चुअली इट इज़ वन आउट ऑफ मैनी, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर, राइट। फिर बचा हमारा नन। नन किसको दिखाता है? बहुत सारों में से 0 को दिखाता है। 0 को दिखाता है तो कौन सी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन नन के साथ 2 केस होते हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और इसके साथ कौन सी वर्ब आ सकती है? प्लूरल वर्ब भी आ सकती है, राइट। लेकिन कुछ राइटरों का ये मानना है कि आप एक काम करो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसको करोगे भैया? पहले प्रायोरिटी किसको दोगे? सिंगुलर को दोगे। समझ में आ रही मेरी बात? इसके साथ प्लूरल भी आ सकती है वर्ब, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर, कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से पूछा जा रहा है। लेकिन आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आप किसको प्रायोरिटी दोगे? सिंगुलर वर्ब को दोगे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोथ किसको दिखाता है? 2 आउट ऑफ 2 को दिखाता है, मतलब 2 में से 2 को क्या दिखाता है? बोथ दिखाता है। तो इसके साथ तो प्लूरल वर्ब भी आएगी, नो प्रॉब्लम। फिर बच्चा भैया मोस्ट। मोस्ट भी क्या दिखाता है? बहुत सारों में से ज़्यादातर को दिखाता है। तो स्वाभाविक सी बात इसके साथ वर्ब जो आएगी वो रिजल्टिंग, वो प्लूरल वर्ब होगी। और सम क्या दिखाता है? बहुत सारों में से बहुत सारों को दिखाता है। एक और टर्म यूज़ होती है नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ जो होता है ना मेरे भाई, अ नंबर ऑफ जो होता है ना, इसके साथ भी प्लूरल नाउन आते हैं, राइट। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट वर ओवर देयर, राइट। तो यहाँ तो हम लोगों ने समझा कि भाई कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है। अब समझते हैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे इनको यूज़ किया जाता है और किस तरीके से इनके ऊपर बेस्ड एग्जाम में एरर आती है। लेट्स हैव अ ग्लास, राइट। देखो एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर ना ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कब होंगे? मैं तो सिंपल सा आपको बता दूँ, यहाँ पर इनके बाद में अगर ऑफ आता है, इनके बाद में अगर ऑफ आता है, इन सभी के बाद में अगर ऑफ आता है तो इसके बाद में आएगा प्लूरल नाउन। कौन सा नाउन आएगा भैया? प्लूरल नाउन। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो किसी में से तो निकाल के करोगे ना, किसी में से तो सिंगल आउट करके निकालोगे ना। तो जब इनके बाद में ऑफ आएगा तो उसके बाद में आएगा प्लूरल नाउन और उसी में से आप निकालोगे। जब ऑफ लगेगा तभी हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अभी एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ हो जाता है, एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ हो जाते हैं, ये प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ हो जाता है, इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ हो जाता है। डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर, राइट। चलो समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। मैंने कहा ईच ऑफ द बॉयज़, आपके पास 2 ऑप्शन है, वॉज एंड वर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है ना। ईच क्या दिखाता है? एक एक करके दिखाता है, इंडिविजुअली बात करता है, राइट। इसलिए सिंगुलर होता है। ईच ऑफ द बॉयज़, उनमें से हर एक या प्रत्येक लड़का, हर एक या फिर प्रत्येक लड़का। देखो ऑफ के बाद तो हमेशा कौन सा नाउन रखा जाएगा बेटा? प्लूरल, क्योंकि तभी तो आप उसमें से निकालोगे, एक एक करके बात करोगे। यदि प्लूरल नाउन नहीं रहेगा तो बदतमीजी हो जाएगी। अगर आप सिंगल आउट कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपके ऑफ के बाद में कौन सा नाउन रखना है? प्लूरल नाउन रखना है। अगर यहाँ पर बॉय आ जाए तो बॉय को काट देना भैया। इसको करना क्या आपको? बॉयज़ करना है। क्या करना है? बॉयज़। फिर सर वर्ब कौन सी लगाए? देखो अब वर्ब कौन सी लगाना है वो इस बात की चर्चा ऐसे करते। देखो ये प्रपोजिशन है, हाँ बोलो हाँ या ना। प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है ना। तो बॉयज़ जो है ना बेटा वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब मेन जो भी करता धरता कौन है? ईच। तो मेन सब्जेक्ट हमारा कौन है? ईच। तो जो भी वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी? ईच के अनुसार। ईच सिंगुलर तो वर्ब क्या आएगी? वॉज। ईच दिखाता है, एक एक करके बात करता है, राइट। तो इसके अनुसार वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, वर नहीं लगाना है। इज दैट क्लियर? दूसरा देखो, ईच ऑफ द गर्ल वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। इस सेंटेंस में आपको क्या गलती नज़र आ रही है? इस सेंटेंस में आपको क्या गलती नज़र आ रही है? सर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो कौन सा आता है? प्लूरल। अगर मैं प्लूरल नहीं लगाऊंगा तो इसमें से कैसे निकालूंगा? एक एक करके कैसी बात करूंगा? ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। हेल्पिंग वर्ब तो सही लगी है। फिर बचा एवरी वन ऑफ देम। एवरी वन ऑफ देम, एवरी ऑफ देम नहीं होता, क्योंकि एवरी जो शब्द होता है ना, देखो अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है सर एवरी भी तो होता है, एवरी एडजेक्टिव की तरीके से काम करता है, राइट। यहाँ पर एवरी का काम नहीं है, आपको वन लगाना पड़ेगा, उसको प्रोनाउन बनाना पड़ेगा, राइट। एवरी वन ऑफ देम मतलब उनमें से हर एक। ये प्लूरल नाउन है, हाँ या ना? ये प्लूरल नाउन है, हाँ या ना? ठीक है सर, प्लूरल नाउन है,
वेरी गुड, ठीक है। एवरी वन ऑफ देम वॉज प्रेजेंट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्या लगाना, वॉज लगाना, वर नहीं लगाना है। ऑल ऑफ देम, ऑल क्या दिखाता है, बहुत सारों में से बहुत सारों को दिखाता है। 100 आउट ऑफ 100, 10 आउट ऑफ 10, 20 आउट ऑफ 20, 1000 आउट ऑफ 1000। तो आपको ऑल ऑफ द बॉयज़ आर रेडी टू गिव परफॉर्मेंस, सही है सेंटेंस, आर लगा है, बॉयज़ भी है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये बांटने के तौर पे काम हो रहा है, राइट। ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आर करेक्ट, क्वेश्चन प्लूरल नाउन है, आर लगा है, ऑल का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द क्वेश्चन मतलब सारे क्वेश्चन। ईदर ऑफ द टू गर्ल्स वॉज वर प्रेजेंट इन द क्लास, इधर किसको दिखाता है, दो में से एक को दिखाता है, दो में से एक को दिखाता है। इधर ऑफ द गर्ल्स, टू गर्ल्स लिखा है, टू गर्ल्स लिखा है, ठीक है। इधर ऑफ द टू गर्ल्स वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, जब दो में से एक को दिखाता सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। अब देखते इधर देख लेते हैं। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, नीदर भी क्या दिखाता है, सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर लिखा प्लूरल नाउन, ठीक है। इनमें से निकाला कितना, 0 हो गया, 0 हो गया मतलब कौन सी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नीदर ऑफ द टू गर्ल्स वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी, राइट। इधर क्या होगा भैया, नन के साथ आप क्या करोगे, पहली प्रायोरिटी सिंगुलर वर्ब को दोगे, राइट। नन ऑफ द बॉयज़ वॉज टेलिंग द ट्रूथ, वॉज, ठीक है ना, नन। अब यहाँ बॉयज़ मैंने निकाला मतलब 0 कोई नहीं है, मतलब सिंगुलर टर्म में यूज़ हो रहा है, सिंगुलर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप क्या लगाओगे भैया, वॉज। नन ऑफ द 6 गर्ल्स वॉज वर सेलेक्टेड फॉर द जॉब। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा। अब मैंने थोड़ा सा इसको ट्रिकी बना दिया। अब याद करना पड़ेगा कि नन कितने के लिए यूज़ होता है, नन बहुत सारों में से 0 को दिखाता है। और यहाँ पर मैं कितनी लड़की की बात कर रहा हूँ, 6 लड़की की बात कर रहा हूँ। अब 6 लड़की में से एक भी प्रेजेंट नहीं थी। नन ऑफ द 6 गर्ल वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। तो देखो यहाँ पर नन तो दिखाता 0 को, तो नन तो आएगा नहीं, नीदर नहीं आएगा, क्यों, नीदर तो 2 के लिए होता है। इधर भी नहीं आ सकता, इधर पॉजिटिव सेंस में यूज़ होगा। तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे, है ना, एनी ऑफ द 6 गर्ल वॉज सेलेक्टेड फॉर द जॉब, मतलब उन 6 लड़कियों में से कोई एक इस जॉब के लिए सेलेक्ट हुई है। तो यहाँ पर एनी का यूज़ करो, दैट वुड बी बेटर। एनी ऑफ यू कैन कम हियर, तुम में से कोई भी यहाँ आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लूरल नाउन, यहाँ पर ज़्यादा होंगे, उनमें से एक को आने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एनी ऑफ द 5 गर्ल्स कैन गेट दिस जॉब, उन 5 लड़कियों में से किसी को भी ये जॉब मिल सकती है, ये भी सही यूज़ हुआ है। चलो, नन ऑफ द 2 बॉयज़, अब देखो नन का यूज़ हुआ। अब यहाँ तो बेटा ठीक है, ये नन भी ठीक है और एनी भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट, दोनों ही आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो आप, नन ऑफ द 2 बॉयज़ कैम लेट, नन का यूज़ किसके लिए करते हैं, 0 दिखाता है, मैनी में से किसको दिखाता है, 0 को दिखाता है। और यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो, 2 बॉयज़ लिख रहे हो, यहाँ पर 2 बॉयज़ लिख रहे हो, तो नन का यूज़ 2 लड़कों के लिए नहीं होता। फिर क्या करें सर, फिर देखो अब 2 के लिए क्या लगाते हैं, नीदर लगाते हैं, 2 के लिए क्या लगाते हैं, नीदर। तो बेटा यहाँ पर आपका नीदर आ जाएगा। नीदर ऑफ द 2 बॉयज़ कैम लेट, दोनों ही लड़के लेट नहीं आए, दोनों लड़के में से कोई भी लेट नहीं आया। नीदर ऑफ दो 6 गर्ल्स वॉज वर रेडी टू टेल द ट्रूथ, नीदर ऑफ द 6 गर्ल, 6 लड़की लिखा है, 6 लड़के लिखा है, तो नीदर का प्रयोग तो नहीं होगा। फिर किसका प्रयोग होगा, सर नेगेटिव है तो सर नन का प्रयोग कर दो, नन तो बहुत सारों में से 0 को दिखाता है। नन ऑफ दो 6 गर्ल्स वॉज रेडी टू टेल द ट्रूथ, उन 6 लड़की में से कोई भी तैयार नहीं है सच को बताने के लिए, राइट। तो ये आपका सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर देखो, ईदर ऑफ दोज 3 कैंडिडेट, ईदर का प्रयोग कहाँ करते हैं सर, ये दिखाता है 2 में से एक को दिखाता है, और ऑफ के बाद में प्रपोजिशन के बाद में 3 पूछ रहा है, तो 3 के लिए ईदर का प्रयोग तो होगा नहीं। फिर किसका प्रयोग होगा, फिर सर आप एक काम करो, इसकी जगह ईदर की जगह क्या लगा दो, एनी लगा दो। एनी दिखाता है ना बहुत सारों में से, मोर देन 2 में से एक को। एनी ऑफ दोज 3 गर्ल कैन बी सेलेक्टेड, उन 3 लड़कियों में से कोई भी एक सेलेक्ट हो सकती है इसके लिए। She has brought 2 dresses but neither is new, अब उसने कितनी ड्रेस लेके आई, 2 ड्रेस लेके आई, ठीक है ना। फिर बट, लेकिन अब ये 2 ड्रेस के लिए क्या यूज़ हुआ, नीदर, सही है, 2 ड्रेस लेके आई, नीदर इज न्यू। हर बार सेंटेंस में गलती थोड़ी नहीं होती है भाई, कभी कभार। मेरे मतलब नन ऑफ योर हैंड इज़ आर डैमेज,
इसमें क्या दिक्कत है? नन का प्रयोग कितने के लिए होता है? जीरो दिखाता, बहुत सारों में से जीरो को दिखाता है, ठीक है ना। अब हाथ आपके कितने होते हैं? 2 होते हैं। हाथ कितने होते हैं भैया आपके? 2 होते हैं। तो यहाँ पर नन का प्रयोग करना बदतमीजी हो जाएगी। हाथ 2 होते हैं तो मैंने बोला नन ऑफ योर हैंड्स इज़ आर डैमेज। अब यहाँ पर ऑप्शन में 2 है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन में 2 है आपके पास इज़ आर ए। अगर यहाँ पर मैं नीदर लगाऊँ, ठीक है ना, नीदर ऑफ योर हैंड्स, अगर मैं यहाँ पर नीदर लगा के दूँ तो बताओ इज़ आ गया, आर आएगा। नीदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं मतलब सिंगुलर। अगर नीदर लगा रहे हो तो इज़ लगाओ। नीदर ऑफ योर हैंड्स इज़ डैमेज, तुम्हारे दोनों हाथ में से कोई भी डैमेज नहीं है। लेकिन देखो नन ऑफ योर हैंड्स, अगर मैं यहाँ पर आर सेलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ पर हटा देता हूँ, अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा? नन ऑफ योर हैंड्स डैश आर डैमेज। अब मैं यहाँ पर आपको आर वर्ब दे रहा हूँ और आपको मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ तो आपने नीदर लगा दिया इसलिए इज सेलेक्ट कर दिया, इसको हटा दो, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों हाथ की बात आ रही तो फिर बोथ लगा हुआ, ठीक है ना। बोथ ऑफ योर हैंड्स आर डैमेज, तुम्हारे दोनों हाथ क्या हो गए भैया? डैमेज हो गए। अच्छा, ऑल ऑफ माई हैंड्स इज़ आर डैमेज, ऑल ऑफ माई हैंड्स इज़ आर डैमेज, तो यहाँ पर इज़ तो आएगा नहीं क्योंकि ऑल का प्रयोग हुआ है। ऑल क्या अष्टभुजा तो हूँ नहीं मैं, अष्टभुजा तो हूँ नहीं, 2 ही हाथ है मेरे, तो ऑल कैसे लगा सकता हूँ मैं? ये इनकरेक्ट है। ऑल की जगह आपको करना पड़ेगा बोथ। बोथ ऑफ माई हैंड्स आर डैमेज, 2 हाथ है ना भैया, बाणासुर थोड़ी ना हूँ, ठीक है। आगे सम ट्रिकी क्वेश्चन है इससे, देखो अब एग्जाम में किस तरीके से आपको उलझा सकते हैं। नन ऑफ द 2 बॉयज़ केम लेट, 2 लड़का, अच्छा ये तो मेरा अभी हुआ है शायद, हाँ सम मोर। नीदर ऑफ माई हैंड्स आर नॉट डैमेज। अब ये थोड़ा सा देख लो, ये थोड़ा सा मैंने उसको ट्रिकी बना दिया। क्या बना दिया? थोड़ा ट्रिकी बना दिया। इसमें क्या गलती है सर? हाथ तो 2 होते हैं तो नीदर ऑफ माई हैंड्स, ठीक है ना, दोनों हाथ में से एक भी नहीं। आर तो सर नहीं आएगा, आप लगा दो इज़, ठीक है लगा दिया। नीदर ऑफ माई हैंड्स इज़ नॉट डैमेज। और एक गलती और इसमें, नीदर के साथ क्या नहीं आता? नॉट नहीं आता। 2 गलतियाँ भैया, 2 तरीके से याद रखना। नीदर के साथ कभी भी नॉट नहीं आता, नीदर के साथ आर नहीं आएगा। जब मैं बोला नीदर ऑफ माई हैंड्स इज़ डैमेज्ड, मतलब मेरे दोनों हाथ में से कोई भी हाथ डैमेज नहीं है, तो नॉट तो आएगा नहीं, क्यों? नीदर अपने आप में क्या लेके चलता है? नॉट लेके चलता है, तो नीदर के साथ नॉट नहीं आता। फिर देखो नन ऑफ देम हैव नॉट रिसीव्ड द लेटर, उनमें से किसी ने भी, उसी में से किसी को भी लेटर नहीं मिला या लेटर रिसीव नहीं किया। नन क्या होता है? ये भी होता है अपने आप में नेगेटिव, ये भी बहुत सारों में से जीरो को दिखाता है। तो नन ऑफ देम हैव नॉट, ठीक है ना, नन ऑफ देम हैव नॉट रिसीव्ड। यहाँ पर हैव ठीक है, मैंने बोला ना दोनों वर्ब आ सकती है, डिपेंड करता है। नन ऑफ देम हैव नॉट रिसीव्ड द लेटर, नन के साथ क्या नहीं आता? नोट नहीं आता। नन अपने आप में नेगेटिव होता है। नन ऑफ देम हैव रिसीव्ड द लेटर, मतलब तुमने जो कहा था उनमें से किसी को लेटर नहीं मिला, लेकिन बाकी दूसरे को तो मिला हो। तो इसके साथ दोनों ही चीज़ें पॉसिबिलिटी दोनों की बन जाती है, राइट। लेकिन आप किसको प्रायोरिटी दोगे? सिंगुलर वर्ब को। अब देखो बोथ ऑफ देम आर कमिंग, दोनों आ रहे, बोथ ऑफ देम आर कमिंग, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग, बोथ के साथ कभी भी नोट नहीं आते, ये बात ध्यान रखना। या तो आ रहे या नहीं आ रहे, नहीं आ रहे नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको इसके साथ क्या नहीं रखना? नोट नहीं रखना। सिंपल बोलना बोथ ऑफ देम आर कमिंग, दोनों ही आ रहे, राइट। तो यहाँ पर इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रखना है ताकि आपके नंबर कहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं, राइट। अभी हमारे लगभग काफ़ी हो चुके हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग हु और हुम, विच की बात कर चुके हैं, हुस की बात कर चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोगों ने दैट की बात की है, और उसके बाद हम लोगों ने व्हाट की बात की है, एंड दिस इज़ द लास्ट वन, दैट इज़ एक्चुअली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या, पहले मैं आपको ये बता दूं, उसके बाद में दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ यूज़ करते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन कहाँ यूज़ करते हैं, इन दोनों की भी हम लोग चर्चा करेंगे। इन दोनों को बड़े ध्यान से समझना, प्यार से समझना। आई विल मेक यू इनकलकेट, डोंट वरी, बस वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, राइट। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, इसको लेट मी, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। हाँ जी, ये स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, और ये जो कैटेगरी है लास्ट वाली, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। इनको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, इस बात की हम लोग चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं बनते कैसे, राइट।
पहले ये बनते कैसे ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भैया आई का क्या हो जाता है, माई सेल्फ। आई का क्या हो जाता है, माई सेल्फ। आई का माई सेल्फ सिंगुलर है, वी प्लूरल है तो आवर सेल्फ से लिखा जाएगा। यू, योर, योर और योर का सिंगुलर भी हो सकता है। एक की बात करूँ यू योर सेल्फ, एक की बात करूँ तो, और एक से ज़्यादा है तो बोल दो योर सेल्फ। ही का हो जाता है हिम सेल्फ, हर का हो जाता है हर सेल्फ, और इट का हो जाता है इट सेल्फ, और देम का हो जाता है देम सेल्फ्स। वहाँ पे कट किया हुआ है एक्चुअली, सॉरी फॉर दैट, देम सेल्फ। समझ में आ गई। तो हम लोग बात करेंगे आज रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन की, राइट। कहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव होता है, कहाँ पर एम्फेटिक होता है, इसकी हम लोग बातचीत करेंगे। क्लियर। तो बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। पहले बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, फिर एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करेंगे। यहीं पे समझा दूँ, एम्फेटिक प्रोनाउन बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। दोनों में अंतर क्या है लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा। दोनों में एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पर रिफ्लेक्सिव लगाना, कहाँ पर एम्फेटिक, वो भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। अब सर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर करता क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोस्तों जब भी आएगा ना सेंटेंस के अंदर, तो ये कमी किसकी पूरी करेगा, ऑब्जेक्ट की कमी पूरी करेगा। किसकी कमी पूरी करेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक ही काम होता है कि भाई यहाँ जहाँ पर ऑब्जेक्ट ना हो वहाँ पर जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। सर बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आई, पूरी नहीं आई। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में क्या लगाया जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता, राइट। जैसा मैंने बोला, अब देखो कैसे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाम से ही पता चला रिफ्लेक्ट। जब आपका रिफ्लेक्शन आप तक ही वापस लौट आए तो वो होता हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और वो दिखाने के लिए हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। कैसे, पहले समझो। मैंने बोला ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। उसने काम क्या किया, बुलाने का। तो उसका बुलाना, उसका जो एक्शन हुआ वो मुझ तक आया, मुझसे वापस नहीं गया उसकी ओर। तो उसने काम किया बुलाने का, और उसका रिसीवर कौन हूँ, मैं हूँ। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है। शी किल्ड हिम, उसने उसे मार दिया। अब इसने काम क्या किया, मारने का। इसका मारने का एक्शन का रिसीवर कौन है, हिम। तो इसके मारने का जो एक्शन हुआ उसको रिसीव करने वाला कौन है, दूसरा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं। सब्जेक्ट अलग, ऑब्जेक्ट अलग, सब्जेक्ट अलग, ऑब्जेक्ट अलग। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं। मैंने क्या बोला, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम क्या करता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। जहाँ पर ऑब्जेक्ट की कमी हो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करता है। तो इन दोनों सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आई हर्ट मी, मैंने चोट पहुँचाई मुझे। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है और ऑब्जेक्ट भी क्या है, इसी का ही ऑब्जेक्ट है मी। ऐसी कंडीशन में जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो वहाँ पर हम लोग लिखते हैं भैया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वहाँ पर क्या लिखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मी नहीं आएगा, अब यहाँ पर आपको आएगा, लिखना पड़ेगा माई सेल्फ। मैंने खुद को चोट पहुँचाई, तो मैंने चोट पहुँचाई तो मेरा रिफ्लेक्शन मुझ तक ही वापस आ गया। मतलब मैंने कोई काम किया तो मेरे काम का जो एक्शन हुआ मुझ तक ही रिफ्लेक्ट हो गया। तो जब ऐसा हो कि कर्ता ने कोई काम किया और उसका रिफ्लेक्शन उस तक ही वापस आ जाए तो वहाँ पर यूज़ होगा भैया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये काम किसका करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा सेंटेंस में। बात क्लियर हुई, पॉइंट क्लियर हुआ। पॉइंट क्लियर हुआ तो उसको और समझते हैं बेहतरीन तरीके से। सी डिस्टर्ब हर, अब ये हर कोई दूसरी लड़की है तो ठीक है, लेकिन वो खुद है, रिटर्न में कैसा पता चलेगा, बोलचाल में तो पता चल जाएगा, रिटर्न में पता नहीं चलेगा। फ्लैट आंसर आपको लिखना पड़ेगा, सिंपल आपको लिखना पड़ेगा हर सेल्फ। उसने खुद को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। हर नहीं आएगा, हर सेल्फ लिखना पड़ेगा। पता कैसे चलेगा, रिटर्न में वहाँ पता नहीं चलता। रिटर्न में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही यूज़ करना है, लेकिन बोलचाल में तो पता हुआ किसने किसको चोट पहुँचाई। और देख लेते हैं, ही किल्ड हिम, उसने उसे मार दिया। अब उससे पता नहीं कौन है, तो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही यूज़ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट ही में। तो जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो आप वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करें। रिटर्न में याद रखें, बोलचाल में तो पता है हिम कोई दूसरा होगा तो वो अलग बात हो जाएगी, लेकिन बोलचाल में आपको फ्लैट सिंपल लिखना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। राम टॉक टू मी, राम ने मुझसे बात की, ठीक है, मुझसे बात की। जब बात करने का जो एक्शन हुआ वो मुझ तक आया, उस राम तक वापस रिफ्लेक्ट नहीं करके गया, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, राम टॉक टू हिम, राम ने खुद से बात की, खुद से बात की, तो यहाँ पर लिखा जाएगा हिमसेल्फ। ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट बनेगा, किसका भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, किसी का भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट की कमी को पूरी करता है। आइए कुछ और बेहतरीन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं।
देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मैंने बोला ही इंट्रोड्यूस्ड, उसने इंट्रोड्यूस किया, ही इंट्रोड्यूस्ड, उसने क्या किया भैया, इंट्रोड्यूस किया, उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना, ही इंट्रोड्यूस्ड, उसने इंट्रोड्यूस किया टू द बॉस। बट क्या किया ये तो बताओ भाई, उसने इंट्रोड्यूस तो किया लेकिन क्या किया, बॉस को किया। अब देखो इंट्रोड्यूस आप ये भी कह सकते हो उन वर्ब में से एक है जो अपने बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है। अब यहाँ पर मुझे नहीं पता किसको इंट्रोड्यूस किया, अब कुछ है ही नहीं, अब मैंने बोल दिया ही इंट्रोड्यूस राम, राम को किया तो कोई दिक्कत नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं। ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये नहीं आ रहे तो ऐसी कंडीशन में काम कौन करेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भैया इन कमी को पूरी करेगा, राइट। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, किसको, बॉस को। खतरनाक ही लिखा गया, एक तो राइटिंग अच्छी नहीं आती इसलिए मैं पीडीएफ बनाता हूँ। हिम सेल्फ, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, किसको, बॉस को इंट्रोड्यूस किया। क्लियर पॉइंट, ठीक है। टेल मी समथिंग अबाउट यू नहीं होता है, जब मैं आपके खुद के बारे में पूछ रहा हूं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, एक व्यक्ति है तो योर सेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट यू नहीं होगा, योर सेल्फ लिखा जाएगा, खुद के बारे में बताइए आप, जब खुद का रिफ्लेक्शन खुद पे आ रहा। इधर देखो, ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर, ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर। अब ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट भैया ये तो बनेगा नहीं। ही मस्ट टेक केयर ऑफ, सॉरी यहाँ पर सब्जेक्ट गलत है, शी आएगा, हाँ क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। सी मस्ट टेक केयर ऑफ हर नहीं होगा, हर सेल्फ लिखा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ही था तो फिर ठीक था, ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर, उसे उसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। यू मस्ट टेक केयर ऑफ, यू नहीं होगा, योर सेल्फ होगा, तुम्हें खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। अगर यहाँ पर यू की जगह हिम हर वगैरह आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आई इंजॉयड, अच्छा इसमें क्या दिक्कत है ये वाला मुझे बताओ जरा, दिख रहा है, ठीक है, आई इंजॉयड दिख रहा है, आई इंजॉयड इन द पार्टी। इस सेंटेंस में दिक्कत क्या है, मैंने पार्टी में इंजॉय किया, आई इंजॉयड इन द पार्टी, लेकिन पार्टी में तो इंजॉय किया लेकिन क्या किया वो वस्तु तो बताओ। अगर आप बोल रहे हो म्यूजिक किया तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपने बोला फूड किया तो कोई दिक्कत नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। लेकिन ना तो म्यूजिक है ना ही फूड है, ये दोनों नहीं है। देखो यदि इसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट आए, देखो ट्रांजिटिव वर्ब है ऑब्जेक्ट तो लेगी, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है। अगर इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। जरूरी है कि हर बार खाना पीना ये वगैरह सब कुछ इंजॉय करेगा, खुद को भी तो इंजॉय कर सकता है। सर खुद को इंजॉय मतलब भाई आपको शादी में बुलाया गया, आपको शादी में बुलाया गया, ठीक है ना, आपके साथ कोई दोस्त वगैरह नहीं गया तो आप गए, उठाई प्लेट, फटाफट खाना खाया और वापस आ गए। तो कई बार आप खुद को भी इंजॉय करके जाते हो। खुद का इंजॉय करना मतलब खुद का खाना, खुद का पीना, खुद खा के आना आराम से। तो कई बार हमको लिखना पड़ेगा माई सेल्फ, तो यहाँ पर करेक्शन क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो, है ना। आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, मैंने खुद को एंजॉय किया पार्टी में। खुद को एंजॉय करने का मतलब मैं गया, मैंने खाना खाया और वापस आ गया, ऐसा खुद को एंजॉय करना होता है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहे तो आपको माई सेल्फ लिखना पड़ेगा। यहाँ सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में आपको माई सेल्फ लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर फूड लिखा है, म्यूजिक लिखा है तो फिर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा आते भी हैं। जब इनका सब्जेक्ट सेंटेंस में कोई भी प्रोनाउन हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्रोनाउन हो, तब इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखे जाते हैं, राइट। अब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित होना, प्रेजेंट उपस्थित होना, एक्विट होता बरी करना, दोस्त से मुक्त कर देना किसी को, राइट। अवेल ये इसी से बना है, अवेलेबल से, मतलब अवेलेबल एडजेक्टिव हो जाता है और ये अवेल मतलब उपलब्ध कराने के तौर पे। हाँ, रिकाउंसिल का मतलब क्या होता है, दोबारा काउंसिल करना किसी चीज़ को, राइट।
अम्यूज़ का मतलब मनोरंजन करने के तौर पे चलता है। रिज़ाइन करना, इस्तीफा दे देना, रिवेंज बदला लेना, एंजॉय आनंद उठाना। एग्जर्ट होता कड़ी मेहनत करना, जब आप अपनी पूरी शक्ति से किसी चीज़ को करने के लिए मेहनत करते हो ना, उसको बोलते हैं एग्जर्ट। प्राइड अपने आप में गर्व महसूस करना। अप्लाई मतलब वो आवेदन देना नहीं होता है, वो अप्लाई अलग है। यहाँ पर अप्लाई का मतलब होता है कड़ी मेहनत से होगा, मतलब एक प्रकार से हार्ड वर्क से होगा। आई अप्लाइड फॉर दिस वर्क, आई अप्लाइड माई सेल्फ फॉर दिस वर्क, मैंने इस काम में अपने आप को कड़ी मेहनत दी है, मतलब मैंने अपने आप से क्या किया, मतलब कड़ी मेहनत की मैंने इस काम के लिए। तो जब अप्लाई का मतलब के साथ में जब कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा एक प्रकार से हार्ड वर्क से चला जाएगा, है ना, मेहनत से चला जाएगा। अप्लाई का मतलब वैसे तो आवेदन देना होता है, लेकिन जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ में आएगा तो इसका मीनिंग कहाँ जाएगा भैया, हार्ड वर्क से जाएगा। एडेप्ट मतलब अनुकूल होना, किसी भी चीज़ के अनुसार ढलना। एडजस्ट हो जाना, कहीं भी ढल जाना। ओवर रीच का मतलब क्या होता है, ओवर रीच होता है जैसे धोखा देने के तौर पे भी ओवर रीच का इस्तेमाल करते हैं। ओवर रीच मतलब एक धोखा देने के तौर पे हो जाता है, राइट। तो ये भैया आपके कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं जब आप इस तरीके से लिखते हो। देखो एब्सेंट के साथ कैसे, माई सेल्फ आएगा, इसके साथ अगर आप लगाना चाहते हो योर सेल्फ, हिम सेल्फ, जो भी रहेगा सब्जेक्ट उसके अनुसार। अभी हमारा सब्जेक्ट कौन है, आई, तो आई के लिए क्या लिखा जाएगा, माई सेल्फ। आई एब्सेंटेड, मैं अनुपस्थित रहा, माई सेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, मैं खुद मीटिंग से एब्सेंट रहा। तो अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही यूज़ करना पड़ेगा। आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, मैंने खुद को मीटिंग से क्या रखा, ऑफ रखा, मैं खुद मीटिंग से क्या रहा, ऑफ रहा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की कमी को पूरी कौन कर रहा भैया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरी बात है इन वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, राइट। आई एब्सेंटेड, मैं अनुपस्थित रहा, माई सेल्फ खुद, फ्रॉम द मीटिंग से, राइट। ये वर्ब याद कर लेना भैया, इनको लिख लेना। प्रेजेंट, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ एट द मीटिंग, एट द इंटरव्यू, मैं खुद प्रेजेंट रहा, मैं प्रेजेंट रहा खुद कहाँ पर, इंटरव्यू में। यहाँ पर कुछ नहीं है। आई प्रेजेंटेड यू, मैंने तुम्हें प्रेजेंट किया, लेकिन अगर सब्जेक्ट सेम और यहाँ पर कुछ नहीं है तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही लिखना पड़ेगा। आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ, मैंने खुद को प्रेजेंट किया एट द इंटरव्यू में, राइट। एक्विट का मतलब बरी कर देना, दोष मुक्त कर देना, किसी को निर्दोष ठहरा देना। आई एक्विटेड हिमसेल्फ वेल इन द ट्रायल, मैंने उसको क्या कर दिया, वरी कर दिया, किससे, ट्रायल से वरी कर दिया, राइट। तो अब ही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब ही आपका सब्जेक्टिव केस है तो हिमसेल्फ लिखा जाएगा, राइट। अवेल का मतलब उपस्थित, उपलब्ध कराना। आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, मतलब मैं इस अवसर के लिए खुद को क्या कराऊंगा, खुद को उपस्थित कराऊंगा या उपस्थित कराऊंगा, अवेल कराऊंगा, मतलब अपने आप को, मतलब क्या होता है अवेल का मतलब ये होता है, कई बार तो आप दूसरों के लिए अवेल कराते हो चीज़ों को, है ना, उपलब्ध कराते हो। तो जब आप किसी के लिए कोई चीज़ उपलब्ध कराते हो, ठीक है ना, आपने अवेल लगा दिया, आई अवेल दिस थिंग फॉर यू। लेकिन जब दूसरा नहीं होगा तो कई बार आप खुद के लिए भी तो अवेल करा सकते हो, मतलब वो चीज़ों को लाभ ले सकते हो। तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का लाभ खुद लेना चाहता हूँ, राइट। आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ मैं खुद लेना चाहता हूँ। तो इस तरीके से भी हो जाएगा। इधर भी देख लो, रिकाउंट का मतलब होता है गिनना, दोबारा गिनना, प्रयास करना। आई रिकाउंटेड माई सेल्फ आफ्टर द एक्सीडेंट, मैंने खुद को क्या किया, रिकाउंट किया एक्सीडेंट के बाद, राइट। रिकाउंट के कई मतलब होते हैं, एक प्रकार तो गिनना भी होता है, दोबारा गिनना भी होता है, जांच पड़ताल करना भी होता है, ध्यान से देखना भी होता है, राइट। जब गिनने के सेंस में आए ना, कोई नंबर दिया रहे आगे, तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ ना करें। जैसे मैंने बोला इलेक्शन कमीशन रिकाउंटेड ऑफ वोटर्स, अब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है। द इलेक्शन कमीशन रिकाउंटेड ऑफ वोटर्स, अब जरूरत नहीं है। लेकिन कोई सब्जेक्ट लगाए, जैसे आई रिकाउंटेड माई सेल्फ, सी रिकाउंटेड माई सेल्फ, जैसे मैंने बोला शी मतलब बतलाना भी होता है, आप बीती को बतलाना भी होता है, रिकाउंट करना एक प्रकार से खुद के एक्सपीरियंस को, अनुभव को बतलाना होता है रिकाउंट। जैसे सी रिकाउंटेड हर सेल्फ आफ्टर डिवोर्स, सी रिकाउंटेड हर सेल्फ आफ्टर डिवोर्स, ये चला जाएगा। सी रिकाउंटेड हर सेल्फ, उसने खुद को क्या किया, एक्सप्रेस किया, हर सेल्फ आफ्टर डाइवोर्स,
तो डाइवोर्स के बाद उसने खुद को क्या किया, अनुभव को साझा किया, एक्सपीरियंस को बताया। तो इस तरीके से जब एक्सपीरियंस को बताना हो ना, तो वहाँ पर हम लोग इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखते हैं इसी वर्ब के बाद में। इसका मतलब गिनना भी होता है और अपना एक्सपीरियंस को बताना भी होता है। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस किसके बाद बताया, मैंने खुद का एक्सपीरियंस एक्सीडेंट के बाद बताया। अम्यूज़ का मनोरंजन करना, आई अम्यूज़ माई सेल्फ ड्यूरिंग द फ्लाइट, फ्लाइट के अनुसार मतलब फ्लाइट के दौरान मैंने क्या किया, खूब आनंद उठाया। कई बार ज़रूरी होता है नाच रहे, डांस कर रहे, खुद ही कर रहे हैं, खुद के आनंद ले रहे हैं। इस तरीके से भी अम्यूज़ के साथ भी क्या लिखे जाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखे जाएंगे। रिज़ाइन होता है रिज़ाइन करना, आई रिज़ाइन माई सेल्फ, मैंने खुद ने रिज़ाइन किया टू द फैक्ट, इस फैक्ट से, राइट। रिवेंज होता है बदला लेना, आई अवेंज या रिवेंज बात एक ही है, आई अवेंज माई सेल्फ ऑन माई एनिमी। मैंने अपने, देखो जब ये रिवेंज और अवेंज जब वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है ना, तो इनके साथ प्रेपोजिशन आती है ऑन, और अगर ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है तो इनके साथ में आती है प्रेपोजिशन फ्रॉम। जैसे आई विल टेक रिवेंज फ्रॉम यू बट आई विल रिवेंज ऑन यू, मतलब मैं तुमसे बदला लूंगा। हिंदी के अनुसार चलोगे तो फंस मरोगे। तो जब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हो अवेंज और रिवेंज, तो ऑन लगाते हैं हम लोग जनरली क्या फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। तो आई अवेंज माई सेल्फ ऑन माई एनिमी, मैं अपने एनिमी से क्या लिया, मैंने बदला लिया। और इधर देख लो एंजॉय के साथ भी आता भैया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही चाहेगा। आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, मैंने पार्टी में एंजॉय किया। एग्जर्ट होता कड़ी मेहनत करना, अपनी संपूर्ण शक्ति को जब आप किसी चीज़ को में करने के लिए लगा देते हो ना, उसको बोलते हैं एग्जर्ट। जैसे मैं बोला आई एग्जर्टेड माई सेल्फ टू फिनिश द प्रोजेक्ट, पूरी शक्ति लगा दी इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर और कुछ दिया है आई एग्जर्टेड, और कुछ तो आएगा नहीं, एग्जर्ट में ज़्यादातर तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आएंगे यहाँ पर, राइट। आई एग्जर्टेड माई सेल्फ, ही एग्जर्टेड हिमसेल्फ, सी एग्जर्टेड हर सेल्फ, सी एग्जर्टेड हर सेल्फ टू गेटिंग गुड मार्क्स, खुद को मेहनत में लगा दिया, अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में पूरी शक्ति लगा दी। आई एग्जर्टेड माई सेल्फ मेकिंग वीडियोज़, मैंने खुद को, आई एग्जर्टेड माई सेल्फ टू मेक अ वीडियोज़, मैंने अपने आप को वीडियो बनाने में, मेरी पूरी शक्ति वीडियो बनाने में लगा दी। प्राइड होता गर्व, आई टुक प्राइड इन माई सेल्फ, मैंने खुद में गर्व किया फॉर कंप्लीटिंग द टास्क, कंप्लीट मतलब टास्क को कंप्लीट करने में। तो प्राइड के साथ भी क्या लिखे जाएंगे भैया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अप्लाई का मतलब यहाँ पर आवेदन देने से नहीं होता है, अप्लाई का मतलब होता है कड़ी मेहनत से होता है। यहाँ पर जब अप्लाई के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है तो उसका मतलब होता है भैया कड़ी मेहनत से होता है, हार्डवर्क से होता है। जब अप्लाई के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है उसका मतलब कड़ी मेहनत हार्डवर्क से होता है। आई अप्लाइड माई सेल्फ टू द स्टडी, बस कड़ी मेहनत दे दी मैंने स्टडी को, राइट। और भी ये देख लेता है, एडॉप्ट होता है अनुसार ढल जाना, आई एडेप्टेड माई सेल्फ, खुद को ढाल लिया टू द न्यू एनवायरनमेंट, चलेगा। एडजस्ट होना, आई एडजस्टेड माई सेल्फ टू द न्यू स्केड्यूल, या शेड्यूल बोल दो, शेड्यूल के अनुसार मैंने एडजस्ट कर लिया। ओवर रीच करना, आई ओवर रीच्ड माई सेल्फ एंड फेल्ड, मैंने ओवर रीच कर दिया। देखो कई बार क्या होता है, ओवर रीच होता है धोखा देने से भी होता है ओवर रीच का मतलब। आई ओवर रीच्ड माई सेल्फ एंड फेल्ड, मैंने खुद को धोखा दिया और फेल हो गया। धोखा मतलब पढ़ूंगा टालता गया, खुद को धोखा दिया और फेल हो गया मैं। तो ओवर रीच का मतलब होता है धोखा देने से भी होता है दोस्तों, यहाँ पर धोखा देने की सेंस एक प्रकार से। तो इन वर्ब के बाद में क्या लिखा जाता है भैया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखे जाते हैं, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि भैया दोनों में अंतर क्या है, राइट। दोनों में अंतर क्या है। एम्फेटिक प्रोनाउन में कुछ नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एम्फेटिक प्रोनाउन ये होगा रिफ्लेक्टिव। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन देखो, एम्फेटिक प्रोनाउन अगर सेंटेंस में ना भी रहे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हट भी जाए तो सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर आपने हटा दिया तो सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा। आई एब्सेंटेड माई सेल्फ अगर हटा दिया तो सेंटेंस गड़बड़ होगा, आपको रखना ही पड़ेगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखना ही पड़ेगा, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन का कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है ना, वो क्या करता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट या फिर और ऑब्जेक्ट इनको एम्फसाइज करता है। इनको क्या करता है भैया, एम्फेसाइज करता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ये एम्फसाइज करता है। एम्फेटिक प्रोनाउन ये सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करता है, एम्फसिस करता है, एम्फसाइज करता है, ठीक है ना। क्या करता है, एम्फसाइज करता है, राइट। आप समझते कैसे, इतनी बात समझ में आ गई, ये पॉइंट लिख लेना। ये सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, एम्फसाइज करेगा। जैसे मैंने बोला आई myself went to see her,
मैं खुद गई उसको देखने या मैं खुद गया उसको देखने। आई माई सेल्फ वेंट टू सी हर, मैं खुद गया उसको देखने। तो यहाँ पर माई सेल्फ क्या कर रहा है, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है। क्या कर रहा है भैया, एम्फसिस कर रहा है, मतलब जोर डाल रहा है, उसके ऊपर जोर डाल रहा है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज ही किया जाता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे जोर डालने के लिए। अब यहाँ मैंने बोला शी herself trained her child, उसने खुद के बच्चों को क्या किया, प्रिपेयर किया। तो उसने एक्शन क्या किया, प्रिपेयर करने का। तो ये जो प्रोनाउन आपने यूज़ किया है सब्जेक्ट के बाद में, इसी को बोला जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। और एम्फेटिक प्रोनाउन ज़्यादातर भैया 99% किसके बाद आते हैं, मतलब 90% ये आते हैं सब्जेक्ट के बाद, और ये लास्ट में भी आ सकते हैं एम्फसाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट को। यहाँ तो सब्जेक्ट को एम्फसाइज कर रहे हैं, तो ये हर सेल्फ किसको एम्फसाइज कर रहा है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है, शी। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, आई। तो ये एम्फसाइज करने का काम करते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज करने का काम करते हैं। शी हर सेल्फ ट्रेंड हर चाइल्ड, उसने खुद के बच्चों को ट्रेंड किया। तो उसने एक्शन किया ट्रेन करने का, उसको एम्फसाइज करने की बात हो रही है। समझ में आ गई मेरी बात। सर ऑब्जेक्ट को कैसे एम्फसाइज करता है, ऑब्जेक्ट को देख ले किस तरीके से एम्फसाइज करता है, राइट। देखो, आई सो हिम माई सेल्फ, आई सो हिम माई सेल्फ, मैंने खुद ने उसको देखा। आई सो हिम माई सेल्फ, अब यहाँ पर माई सेल्फ लगा तो है, इसको देखने की बात हो रही है, हालांकि ये इसी का ही है। आपको मतलब एक प्रकार से ये बोल सकते हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर लगा है, मैंने उसे देखा खुद ने। यहाँ पर अगर माई सेल्फ आ भी रहा है तो अगेन ये किसके लिए आएगा, सब्जेक्ट को एम्फसाइज कर रहा है। पीछे जाके क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को एम्फसाइज कर रहा है। आई सो हिम, मैंने उसे देखा खुद ने, मैंने उसे देखा खुद ने। यहाँ पर याद रखना, ये जो माई सेल्फ लिखा गया ना, ये इसके लिए नहीं लिखा गया है, ये सब्जेक्ट को ही एम्फसाइज कर रहा है यहाँ पर, मतलब सब्जेक्ट ने इसको देखने का काम किया। तो इस तरीके से भी आ सकता है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। सर ऑब्जेक्ट को कैसे एम्फसाइज करता, देखो ऐसा आएगा, आई सो द प्रेसिडेंट, आई सो द प्रेसिडेंट माई सेल्फ। एक तो ये सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, आई सो द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। और आगे की कहानी, ये दो सेंटेंस को समझो। ऊपर वाले सेंटेंस में माई सेल्फ यूज किया गया, नीचे वाले सेंटेंस में हिमसेल्फ यूज किया गया। तो यहाँ पर जो माई सेल्फ है दोस्तों, वो किसके लिए है, इसी सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। सब्जेक्ट कौन है, आई, और आई को ही एम्फसाइज कर रहा है ऊपर वाले सेंटेंस में, प्रेसिडेंट को नहीं कर रहा है। आई सो द प्रेसिडेंट माई सेल्फ, मैंने खुद ने प्रेसिडेंट को देखा। तो ये पीछे भी आ सकता है एम्फेटिक आपका प्रोनाउन, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में देखो, यहाँ पर अब जो हिमसेल्फ है ना, वो ऑब्जेक्ट के लिए है। किसके लिए है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, प्रेसिडेंट। किसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर जो हिमसेल्फ आया ना, ये ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज कर रहा है। थोड़ा अजीब लगेगा सुन के, देखो, आई सो द प्रेसिडेंट, मैंने देखा प्रेसिडेंट को, खुद को। मैंने प्रेसिडेंट को खुद को देखा बोलते हुए, मैंने प्रेसिडेंट को खुद को बोलते हुए देखा। अब ये हिमसेल्फ है, ये ऑब्जेक्ट के लिए। समझ में आ रही मेरी बात। मैंने प्रधानमंत्री को खुद को बोलते हुए देखा, खुद को मतलब प्रधानमंत्री खुद बोल रहे थे और मैंने उन्हें खुद को बोलते हुए देखा। इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव केस में भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज करने के लिए। बात समझ में आई। तो एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के बाद भी आते हैं और लास्ट में भी जा सकते हो, और कई बार लास्ट में जाएंगे तो ये सब्जेक्ट को भी क्या करेंगे, एम्फसिस कर सकते हैं लास्ट में जाके। और ये कई बार अगर देखो, अगर ये दूसरा रहेगा तो समझ जाना ऑब्जेक्ट के लिए आया, अगर यहाँ पर हिमसेल्फ रहेगा तो समझ जाना किसके लिए आया, ऑब्जेक्ट के लिए आया। लेकिन अगर जो सब्जेक्ट और वही रहेगा तो समझ जाना है सब्जेक्ट के लिए आया। बात क्लियर हुई मेरी। चलो पॉइंट क्लियर हुआ। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से पहचानेंगे। भैया मैंने कुछ सेंटेंस लिखा, मैंने बोला माधुरी ट्रेंड हर चाइल्ड herself, माधुरी herself trained
माधुरी हर सेल्फ ट्रेन, ठीक है ना। फिर मैंने बोला आई कुक्ड फूड माई सेल्फ, ठीक है ना। फिर आई माई सेल्फ कुक्ड। इन सेंटेंसेस को समझो, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा, कहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन लगाना है और कहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। ये बात को दिमाग में भेजे में घुसा लेना मेरे भाई, ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट ना हो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखो। अगर ऑब्जेक्ट पहले से ही दिया है तो फिर आप एम्फेटिक प्रोनाउन लगाओ। जैसे पहले सेंटेंस में देखो, माधुरी क्या है, सेंटेंस के सब्जेक्ट है, हाँ से सब्जेक्ट है। ट्रेन क्या है, हाँ से वो वाली ट्रेन है। ट्रेंड वर्ब है, ट्रेंड करना, किसी को तैयार करना। यहाँ पर इस ट्रेंड का ऑब्जेक्ट कौन लिखा है, हर चाइल्ड। जब इस वर्ब के पास पहले से ही ऑब्जेक्ट लिखा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर आ जाएगा और ये काम किसका करेगा भैया, एम्फेटिक प्रोनाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा, यहाँ पर लिख दो आप हर सेल्फ। अब माधुरी अपने एक्शन को एम्फसाइज करेगी, माधुरी हर सेल्फ ट्रेंड हर चाइल्ड। माधुरी ने खुद ने अपने बच्चों को ट्रेंड किया। तो अब यहाँ पर हर सेल्फ क्या कर रहा है, माधुरी के एक्शन को या माधुरी को ऊपर एम्फसाइज कर रहा है। जब ऑलरेडी ऑब्जेक्ट दिया है, मैंने क्या कहा था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ऑब्जेक्ट पहले ही दिया है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है यूज करने की, राइट। फिर यहाँ पर आ जाएगा एम्फसाइज करेगा, यहाँ पर एम्फेटिक के तौर पर आ जाएगा। तो जब ऐसा रहे तो दोस्तों तो आपको यहाँ पर लिखना है, राइट। यहाँ पर लिखना है माधुरी के साइड में। अब ये माधुरी को एम्फसाइज करेगा। क्या सर इसको हटा दे तो कोई दिक्कत है, अगर आप एम्फेटिक प्रोनाउन को हटा भी दो ना सेंटेंस से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा नहीं सकते। जैसे ये सेंटेंस को देखो, माधुरी हर सेल्फ ट्रेंड, माधुरी ने खुद ने ट्रेन किया। अब यहाँ पर देखो, इस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं आएगा। इसको लिखना क्या पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या जाएगा भैया, यहाँ पर आ जाएगा, क्या जाएगा, हर सेल्फ, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हर सेल्फ। माधुरी ट्रेंड हर सेल्फ, माधुरी ने खुद को ट्रेंड किया। खुद के ऊपर खुद का एक्शन हो रहा है ना भाई। जब माधुरी को एक्शन किया, ट्रेन करने का, खुद को कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, सारी चीजें कर रही है। तो जब वो खुद को अगर ट्रेन कर रही है तो उसका रिफ्लेक्शन खुद पे ही आएगा ना। तो फिर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। यहाँ पर एम्फेटिक की जरूरत नहीं है, ये गलत हो जाएगा भैया। बोलचाल में अगर आप बोलते हो तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन रिटर्न में ध्यान रखें, यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना है, और ऑब्जेक्ट दिया है तो एम्फेटिक प्रोनाउन लिखना है। और देख लेते हैं, आई कुक्ड फूड माई सेल्फ, मैंने खुद ने खाना पकाया। जब इस वर्ब के पास फूड ऑलरेडी ऑब्जेक्ट दिया है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। इसको कहाँ डाल दो, यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन में डाल दो। क्या कर दो, माई सेल्फ कर दो। आई माई सेल्फ कुक्ड फूड, मैंने खुद ने, अब ये क्या करेगा, आई को एम्फसाइज करेगा। आई ने खुद काम किया, आई माई सेल्फ कुक्ड फूड, ठीक है ना। इधर देख लो, आई माई सेल्फ कुक्ड। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है, हाँ सर है, वर्ब है, हाँ, इसका ऑब्जेक्ट कौन है, नहीं है। तो ऑब्जेक्ट की कमी को पूरी कौन करेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करेगा। तो आपको यहाँ पर अब लिखना है माई सेल्फ। पॉइंट क्लियर होगा भैया। ये अंतर होता दोनों के बीच में कि कब लगाना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और कब लगाना एम्फेटिक प्रोनाउन। आई होप मेरा पॉइंट आपके दिमाग में अच्छे से कंप्लीट घुस गया होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, राइट।